सुनार और दोस्त। एक बार की बात है, एक सुनार था जिसमें कई बुरी आदतें थी। उनमें से उसकी दो बुरी आदतें खास थी। एक तो वह बहुत पियक्कड़ था और दूसरे वह बहुत खर्चीला था। इस तरह कुछ ही समय में उसके पास उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया। अब उसके पास एक पैसा भी ऐसा नहीं था जिसको वह अपना कह सके। जब वह गरीबी की इस हालत से गुजर रहा था तो उसके ससुर ने उसकी सहायता की। उसने उसकी पत्नी को यानी अपनी बेटी को घर का खर्च चलाने के लिए 200 रुपये दिए। जब सुनार का ससुर अपनी बेटी को 200 रुपये देकर चला गया तो वह अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे पास 50 रुपये होते तो मैं उससे एक ऐसा गहना बना सकता था जिसको मैं आसानी से 200 रुपये का बेच सकता था। पत्नी ने पूछा, यह क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? सुनार ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। उसकी पत्नी ने तुरंत ही 50 रुपये निकाल कर देते हुए उसे कहा, तो यह लो और इस करके दिखाओ। सुनार ने वे रुपए लिए अपनी दुकान पर गया और अपनी पूरी होशियारी लगाकर एक कंगन बनाया। वह उसकी कारीगरी का अच्छा नमूना था। उसको देखकर खुश होते हुए उसने सोचा कि वह ज़रूर उसके लिए कुछ अच्छा भाग्य लेकर आएगा। वह उसको काफ़ी ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। उसको बनाने के तुरंत बाद ही वह उसको बेचने के लिए चल दिया। रास्ते में उसको वजीर का एक बेटा मिला। वजीर के बेटे ने उसको नमस्ते की और पूछा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा कंगन है? सुनार बोला, हाँ है, मैंने आज ही बनाया है। क्योंकि आपने मुझे अपना दोस्त कहा है इसलिए मैं उसे आपको ऐसा ही दे देता हूँ। कंगन उसको देकर खाली हाथ वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से 50 रुपये इस शर्त पर और मांगे कि वह उनको ब्याज सहित वापस कर देगा। उसकी पत्नी ने उसको 50 रुपये और दे दिए। इन 50 रुपये से उसने पहले जितना ही सुंदर एक और कंगन बनाया और उसको बेचने चल दिया। वह कुछ ही दूर गया था कि उसको दीवान साहब का बेटा मिल गया। उसने भी सुनार को नमस्ते की और पूछा, ओ दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर कंगन है बेचने के लिए? सुनार बोला, हाँ साहब है। कहकर उसने वह नया कंगन उसको दिखा दिया। नौजवान ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? सुनार बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है इसलिए मैं भी आपसे उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करूंगा। लीजिए यह कंगन लीजिए, यह आप ही के लिए है, आप ऐसे ही रख लीजिए। वह घर फिर से खाली हाथ लौट आया और अपनी पत्नी को 50 रुपये और देने पर मना लिया। पर उसकी पत्नी को अब अपना पैसा वाफायदे पर लगाने में कुछ न कुछ शक सा होने लगा था। सो उसने इस बार उसको पैसे देने से मना किया। पहले तुम यह बताओ, तुमने मेरे पैसे का किया क्या? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे 50 रुपये के 200 रुपये बनाकर दोगे, पर तुम मुझसे 100 रुपये ले चुके हो और तुमने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया है और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। सुनार बोला, बेवकूफ़ मत बनो, मुझे मालूम है कि मैंने एक कहा था और मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा पैसा बिल्कुल नहीं खोया है। मुझे थोड़ा समय दो, तुम देखोगी कि इस बिजनेस में मैं तुम्हें कितना सारा पैसा कमा कर दूंगा। तुम देखते जाओ। पत्नी ने उसकी प्रार्थना पर तरस खाकर उसको 50 रुपये और दे दिए। इन पैसों का भी उसने एक और नया कंगन बनाया जो पहले जैसे ही कंगन था, सुंदर था। कंगन बनाकर उसको लेकर वह उसको बेचने के लिए चला। इस बार रास्ते में उसको एक चोर मिला। उसने भी उससे कहा, दोस्त क्या तुम्हारे पास कोई कंगन बेचने के लिए है? इस पर सुनार ने वह कंगन उसको दे दिया। उसकी कीमत पूछने पर उसने उसकी भी उससे कोई कीमत नहीं ली और एक बार फिर सुनार खाली हाथ घर वापस आ गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वह सब बताया जो कुछ अब तक उसने किया था। अब कुछ दिन बाद बचे हुए 50 रुपये घर के खर्चे में खर्च हो गए तो एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब मेरे पास घर के खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं है। सुनार ने सोचा, अब मुझे अपने दोस्तों को जांचना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वजीर के घर गया और पर उसको वजीर नहीं मिला। फिर वह दीवान के घर आए तो वहाँ उसको दोनों मिल गए। तुरंत ही उनके सामने ले जाया गया। उन्होंने भी उससे अपने दोस्त की तरह से बर्ताव किया। कैसे हो मेरे दोस्त? इत्तेफाक से उसकी वह समय वहाँ राजा की बेटी आ गई। वह भी आकर वहीं बैठ गई और बात करने लगी। बातों ही बातों में उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो उस पर एक मेहरबानी कर सके। वह अपने पिता के बगीचे से एक खास नाशपाती के पेड़ की नाशपाती चाहती थी, पर वह यह नहीं जानती थी कि उस पेड़ से फल कैसे तोड़े जाएं, क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के साथ गड्ढे थे। जो कोई भी उस पेड़ तक जाता निश्चित रूप से उसके पैर केसर से रंग जाते और इस तरह वह पकड़ा जाता, और यही वह राजकुमारी चाहती नहीं थी। यह सुनकर तीनों ने कहा कि वे बिना पकड़े उस पेड़ के फलों को लाने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद सुनार वहाँ से चला गया। वह तुरंत चोर के पास पहुंचा। चोर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसको खाना खा कर जाने की जिद की। वो बोला, दोस्त पहले खाना खा लो। पर सुनार बोला, इस समय नहीं, फिर कभी, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी ही बात घूम रही है। चोर बोला, मुझे उम्मीद है कि वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुनार बोला, मुझे राजा के बगीचे में लगे एक नाशपाती के पेड़ से राजकुमारी के लिए उसकी नाशपातियाँ तोड़नी हैं। उस पेड़ के चारों तरफ केसर के पाउडर के साथ गड्ढे हैं। जो कोई भी उस पेड़ पर उसकी नाशपाती तोड़ने जाएगा उसको पैर केसर से रंग जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। राजकुमारी चाहती है कि बिना पकड़े कैसे उस पेड़ की नाशपाती तोड़ी जाए। क्या तुम इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? मैं इस चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। और चोर बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए उस पेड़ की नाशपाती तोड़ लाऊंगा। और वह उस पेड़ की नाशपाती तोड़ लाया।
हालांकि उसने यह कैसे किया यह किसी को नहीं पता। एक दिन बीतने से पहले इस पेड़ की नाशपातियाँ सुनार की दुकान में एक टोकरी में रखी थी। तुरंत ही राजकुमारी, वजीर और दीवान के बेटों और सुनार के बीच मुलाकात का समय तय किया गया और उस समय वे नाशपातियाँ उनके सामने लाई गई। राजकुमारी ने तुरंत ही वे नाशपातियाँ खाने की इच्छा प्रकट की। सो दीवान के बेटे ने एक नाशपाती छीली और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे। उसने एक टुकड़े में चाकू की नोक घुसाई और उसको राजकुमारी को खिलाने की कोशिश की। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक राजकुमारी को छींक आ गई। इससे वह चाकू उसके गले में लग गया और वह मर गई। दीवान का बेटा चिल्ला पड़ा, अरे यह मैंने क्या किया, मैंने तो राजकुमारी को मार दिया। वजीर का बेटा बोला, इसमें तुमने कुछ नहीं किया है, यह सब मेरा कसूर है। सुनार बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। अगर मैं नाशपाती ना लाता तो उनको राजकुमारी को इस तरह से ना खिलाया जाता। खैर, अब हमको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमको इस हालत में देख ले। हमको तुरंत ही एक मटका लेना चाहिए और राजकुमारी को उसमें रखकर नदी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो उसका शरीर फूल जाएगा। इससे लोगों को पता चल जाएगा और फिर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएंगे। तीनों दोस्त घबरा कर तुरंत ही एक कुमार के घर से मटका लाया गया और उसमें राजकुमारी के शरीर को रखकर नदी में फेंक दिया गया। श्याम को देखा तो राजकुमारी का कहीं आता पता नहीं था। महल की इस सब इमारतों में उसकी खोज की गई और दूसरी जगह भी उसको ढूंढा गया, जहाँ जहाँ वह अक्सर जाया करती थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं था। राजा ने एक शाही फरमान निकाल दिया कि जो कोई भी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी राजा के सामने आया और उसको बताया कि पिछली शाम उसने एक आदमी को नदी में मटका फेंकते देखा था। यह सुनते ही राजा ने नदी में राजकुमारी की ढूंढ शुरू करवा दी। नदी में मटका भी मिल गया और मटके में रखी सुंदर राजकुमारी की लाश भी। राजा ने फिर हुक्म सुनाया कि राज्य भर के सब कुमारों को उसके सामने पेश किया जाए और इस मामले की जांच अच्छी तरह से की जाए। 80 राज्य के सारे कुमार राजा के सामने इकट्ठे हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हाल में ही किसने मटका बेचा था। एक कुमार सामने आया कि 2 दिन पहले उसने एक मटका एक सुनार को बेचा था। इस पर सुनार को बुलाया गया। राजा ने सुनार से पूछा, तुमने राजकुमारी को क्यों मारा? बोलो। सुनार चुप रहा तो राजा बोला, सुनार का चुप होना सुनार को मुजरिम बताती है। 2 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब क्योंकि सुनार ने कोई जवाब नहीं दिया था तो राजा ने उसकी फांसी की सज़ा तो सुना दी, पर उसका मन नहीं माना। उसने उसकी फांसी को 2 दिन के लिए और टाल दिया ताकि वह राजकुमारी की इस बुरी तरह से की गई हत्या की सही वजह पता कर सके। उसने एक गार्ड का वेश रखा और रात को जेल में सुनार के पास जा पहुंचा। उसने उससे कहा, तुमको कल फांसी लगने वाली है, क्या सब कुछ ठीक है या कोई दोस्त ऐसा है जो इस समय तुम्हारी सहायता कर सके? सुनार बोला, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने से पहले मैं अपने को 2-3 दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। गार्ड बोला, ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सुनार उसके साथ चल दिया। सबसे पहले सुनार वजीर के घर गया। वहाँ उसने वजीर के बेटे से कुछ बात की। उसने उससे कहा, ओ मेरे दोस्त, जब मैं फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हूँगा तब तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वजीर का बेटा बोला, हाँ ज़रूर, तुम खुश रहना, ठीक समय पर मैं सिपाहियों को इशारा करूँगा और वो राजा के मार देंगे। इसके बाद सुनार दीवान के घर गया और उसके सबसे बड़े बेटे से बहुत देर तक बात करता रहा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम मेरी रिहाई के लिए क्या कर सकते हो? नौजवान बोला, तुम डरो नहीं, मैं ठीक समय पर आऊँगा और राजा को मार दूंगा। गार्ड ने भी यह सुना तो वह भी डर गया और कांपने लगा। इसके बाद सुनार अपने तीसरे दोस्त चोर के पास गया। उसे भी वही सवाल किया जो उसने अपने पहले दोनों दोस्तों से किया था। चोर ने उसकी नमस्ते का जवाब दिया और उसको कुछ देर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उस समय वह कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि सुनार बहुत कष्ट में है। उसने उसकी सहायता करने का इरादा किया, हालांकि इसमें उसकी जान का खतरा था। वह उसी पल वहाँ से चला गया और राजा के महल की खिड़की से होकर महल की छत पर चढ़ गया। वहाँ से फिर वह राजा के सोने के कमरे में चला गया और उस आदमी का सिर काट दिया जो उस रात वहाँ राजा की जगह सो रहा था। यह करके उसने सोचा, अब सुनार को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी का सिर अपने हाथ में लेकर सुनार के पास दौड़ाया। उसने वह सिर सुनार और गार्ड के सामने फेंकते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई। अब राजा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सुनार गार्ड के साथ जेल में लौट आया। अगले दिन वह सब लोगों और सिपाहियों के सामने फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वह फांसी के चबूतरे के पास पहुंचा तो दीवान का बेटा अपनी तलवार खींचकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर वजीर के बेटे ने भी अपनी सेना को इशारा किया कि वह इस काम में उसकी सहायता करें, पर इस सब की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि उसको क्या करना है। वह चिल्लाया, सुनार को छोड़ दो, उसे आज़ाद कर दो, उसको माफ़ किया जाए। सभी हैरान रह गए। अब सुनार को छोड़ दिया गया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो बोला, अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं आज जिंदा ना होता। अब सुनार खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें